नमस्कार, मैं हूं राम किंकर। हाजिर हूं एमसीडी की राम कहानी को लेकर अपने सहयोगी अजय ठाकुर के साथ। आपने देखा कि किस तरह से छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी ने अपने तकरीबन 200 सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे, लेकिन वो जो परिणाम अपेक्षित रखते थे वो परिणाम नहीं आए। और यही वजह है कि बीजेपी ने साफ तौर पर अपने हमले इस वक्त तेज कर दिए हैं। और दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने तो साफ तौर पर कहा है कि जब चुनावों में प्रचार हो रहा था उस वक्त दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जा रहे थे, प्रचार का हवाला दिया उन्होंने, और इसीलिए वो ईडी की पूछताछ में शामिल नहीं हुए। तो अब ये पूछताछ कब होगी, हालांकि ये एजेंसी तय करेगी कि कब ईडी का समन आता है और आता भी है या नहीं आता है, और उसके बाद से ही आगे की चीजें होंगी। लेकिन खबर ये नहीं है। खबर ये है कि आपने देखा होगा कि किस तरह से संसद में पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर विपक्ष को आड़े हाथों लिया और यह कहा कि अमूमन विपक्ष को ऐसी भूमिका निभानी चाहिए जो कि कम से कम देश के सुदृढ़ता के लिए हो, अच्छे के लिए हो। विरोध करने के लिए विरोध नहीं करना चाहिए। और अभी तक आपने देखा कि लगातार बिना किसी गतिरोध के जो संसद है वो लगातार चल रही है। आज जब मैं बात कर रहा हूं तो आपसे दूसरा दिन है, लेकिन आप कहेंगे कि एमसीडी की राम कहानी में मैं ये सब क्यों कह रहा हूं। दरअसल एमसीडी में इस वक्त आपको साफ तौर पर बता दूं कि काफी खामोशी के बाद जो नगर निगम के प्रभारी हैं दुर्गेश पाठक, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और तीखे हमले किए बीजेपी पर। और आपको पता ही है कि बीजेपी किस तरह से जो है इस वक्त 15 सालों के शासन के बाद विपक्ष में है, और तीखे हमले करके उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि दरअसल एमसीडी में जो जो अच्छा काम वो कर रहे हैं उसका विरोध बीजेपी कर रही है। जैसे उन्होंने उदाहरण दिया कि किस तरह से उन्होंने एमटीएस स्टाफ को में कन्वर्ट किया डीबीसी वर्कर्स को, और डीबीसी वर्कर्स जो है एमटीएस स्टाफ में जब शामिल हो गए तो बीजेपी को इस बात का विरोध है और वो कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि ये दुर्गेश पाठक जी के शब्द हैं जो उन्होंने साफ तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। और ये भी कहा कि बहुत सी अच्छी चीजें आम आदमी पार्टी कर रही है एमसीडी में, जिसका विरोध बीजेपी कर रही है। मैं इस बात की पुष्टि नहीं कर रहा, लेकिन बीजेपी का पक्ष मैं भी आपके सामने रखा हूं। दूसरा, उन्होंने ये भी कहा कि जो स्कूलों में सीसीटीवी लगवाने को लेकर के जो आम आदमी पार्टी है वो लगातार कोशिश कर रही है, लेकिन बावजूद इसके बीजेपी इस बात का विरोध कर रही है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो लैंडफिल साइट है उसको खत्म करवाना चाहते हैं, वहां पर भी बीजेपी का विरोध है। और कई स्टाफ को जो है परमानेंट किया जा रहा है, उस स्टाफ को रेगुलर करने में भी बीजेपी का विरोध है। लेकिन इस पूरे मसले पर ये जो वीडियो मैं आपको बना रहा हूं, यह प्रेस कॉन्फ्रेंस के एवज में जो प्रतिक्रिया आई है बीजेपी की, वो जरा सुननी लाजमी है। बीजेपी के जो मुख्य प्रवक्ता हैं और मीडिया के प्रमुख हैं, उन्होंने साफ तौर पर, प्रवीण शंकर कपूर, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है दरअसल बीजेपी ने कभी एमसीडी के अच्छे कामों का विरोध नहीं किया। यानी स्कूलों में जहां तक सीसीटीवी लगवाने की बात है उस बात का विरोध नहीं किया, और प्रस्ताव को ठीक कहा, लेकिन यह सवाल जरूर पूछा कि आखिरकार उसमें जो खर्च आएगा उस खर्च का वहन आप कहां से करेंगे। यानी क्या बजट में दो बीजेपी का जो खासतौर पर अगर मैं बात करूं दिल्ली नगर निगम का जो बजट है, क्या उस बजट में इस बात का प्रावधान अलग से है कि जो है जो 25 करोड़ का खर्चा आएगा सीसीटीवी लगवाने में वो वाकई ऐसा रखा गया है। दूसरा, एक बात यह भी कही है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि स्कूलों में जो ऑलरेडी सीसीटीवी कैमरे लगे हैं वहां पर दोबारा से लगवाकर या न लगवा करके बिल क्रिएट किया जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, खुद प्रवीण शंकर कपूर जी के ये शब्द हैं। तो साफ तौर पर दिखाता है कि किस तरह से आरोप प्रत्यारोप लगातार चल रहा है। दूसरा, उन्होंने ये भी कहा कि जो अगर बात आप रेगुलर कर्मचारियों को करने की कर रही है इस वक्त आम आदमी पार्टी, तो दरअसल दावा किया कि वह बीजेपी के जमाने में, यानी जब वो शासन में सत्ता में थे, तभी इस तरह की कार्रवाई शुरू हो गई थी और लगातार जो है इस बाबत काम किया जा रहा था, लेकिन दिल्ली सरकार फंड नहीं दे रही थी, इस वजह से उनको रेगुलर नहीं किया जा सका है।
तो साफ तौर पर बीजेपी ने यह कहा है कि वह किसी बात का विरोध नहीं कर रहे, खासकर उस प्रस्ताव का जो कि जनता के हित में है। बावजूद इसके उन्होंने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी और खासकर दुर्गेश पाठक मुद्दे को भटकाने का काम कर रहे हैं। और वाकई जो साफ तौर पर देखा जाता है कि एक बार एक अग्रेशन आम आदमी पार्टी में दिखा है कि खुद दुर्गेश पाठक चलकर आए और उन्होंने साफ तौर पर सीधे तौर पर बीजेपी पर आरोप लगाए। दूसरी तरफ बीजेपी का यह कहना है कि बहुत सारे ऐसे काम हैं जो कि उनके टेन्योर में हो गए थे, उस वक्त पूरे हो जाते अगर आम आदमी पार्टी पैसे देती। बहरहाल अब इन बातों का कोई मायने नहीं है, क्योंकि इस वक्त जो शासन है आम आदमी पार्टी का ही शासन है बीजेपी में साफ तौर पर, और 9 से 10 महीने के ज्यादा का वक्त हो गया है। तो साफ दिखाता है कि आने वाले दिनों में कुछ स्थिति जो बनेगी वह उसका साफ तौर पर संकेत मिल रहा है कि अमूमन दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, अब हाउस टैक्स नहीं लिया जाएगा। जो दिल्ली के गांव हैं, खासकर उन गांवों को एक विशेष तौर पर सुविधा दी गई है कि उनके ऊपर जो है हाउस टैक्स नहीं लगाया जाएगा। अब बीजेपी का कहना है कि हमने दबाव बनाया था, बहुत पहले से हम लगातार ये बात कर रहे थे, इस वजह से ऐसा नहीं हुआ और गांव को हाउस टैक्स का नोटिस नहीं जाएगा। आम आदमी पार्टी का कहना है कि पहले बीजेपी ने तो सत्ता में आने से पहले ही इस बात का प्रस्ताव रख दिया था कि हाउस टैक्स लगेगा, वो तो हमने आकर के इस हाउस टैक्स को ये कहा कि गांवों को जो नोटिस है वो न भेजा जाए। बहरहाल मुझे तो लगता है कि कम से कम दिल्ली के जो 365 गांव हैं उनको तो इस बात का डर या दिक्कत नहीं होगी कि किसी भी तरह का टैक्स का नोटिस जिससे वो पहले डरा करते थे अब वो उनके पास नहीं जाएगा। बहरहाल क्रेडिट कोई भी ले, दिल्ली के लोगों का काम तो हो रहा है, लेकिन इस बात से साफ संकेत मिला कि चाहे कितने भी तरह के आरोप बीजेपी आम आदमी पार्टी पर भले ही लगा ले, लेकिन आम आदमी पार्टी का जो अग्रेशन है या बीजेपी से लड़ने का या उनके आरोपों पर पलटवार करने का जो तरीका है या अपने तरीके से जो दिल्ली नगर निगम है उसे चलाने का जो फंडा है या यूं कहें जो अब तक का पैटर्न देखा गया है, उसमें कुछ इसी तरह की तलखी और अग्रेशन आम आदमी पार्टी की तरफ से दिखेगा। लेकिन बीजेपी भी मानने के मूड में नहीं है। यही वजह है कि हर एक मुद्दे पर पहले से ही मुखर होकर के ठसक के साथ खड़े रह करके उस मुद्दे को उठा रहे हैं और उसके बाद जो सत्ताधारी आम आदमी पार्टी है उसे जवाब दे रहे हैं। तो ज्यादा दिन दूर नहीं है, 2025 आने को है और साफ तौर पर यह संकेत दिखाता है कि किस तरह से आने वाले दिनों में दिल्ली नगर निगम में चीजें होने वाली हैं। दूसरी तरफ जो आप देख सकते हैं दिल्ली नगर निगम का जो बजट है वो 16,000 करोड़ रुपए के पास का है। अब ये देखने वाली बात होगी कि आखिरकार इस बजट में क्या सीसीटीवी लगाने का मद शामिल है या नहीं। लेकिन जो अलग अलग मद में अभी भी पैसे अगर बाकी हैं तो क्या दिल्ली नगर निगम का एक्ट उन अलग अलग मदों के पैसों को लगाने का यानी एजुकेशन में, सीसीटीवी में या किसी और मद में खर्च करने का जो इजाजत है वो देता है। ये सबसे खास जानने वाली बात होगी। तो देखना यह है कि आखिर क्या कुछ होता है। लेकिन खास बात यही है कि अगर सीसीटीवी लगाने में खर्च 25 करोड़ रुपए का आता है तो सिर्फ और सिर्फ 5 करोड़ रुपए की जो परमिशन है वह कमिश्नर दे सकते हैं। मेयर को किसी भी तरह का अधिकार नहीं है कि वह फिनेंशियल तौर पर जो स्थिति है आंकड़ों के लिहाज से अगर मैं कहूं या एक्ट के लिहाज से कहूं तो कमिश्नर 5 करोड़ तक की पावर दे सकता है। मेयर की जो पावर है वो उससे कमतर है। तो ऐसे में 25 करोड़ रुपए कहां और कैसे खर्च होंगे, उससे भी बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार बिना जो स्टैंडिंग कमेटी, पावरफुल कमेटी सबसे है दिल्ली नगर निगम की, उसके बने ये चीजें कैसे हो जाएंगी। तो जाहिर तौर पर क्या ये वादे या ये चीजें कहीं एक पॉपुलिस्ट यानी लोक लुभावन तो नहीं है। तो ये साफ तौर पर दिखाता है कि स्थिति या संकेत किस तरह से मिल रहा है। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी अजय ठाकुर को दीजिए इजाजत, फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक आप देखते रहिए एमसीडी की राम कहानी।